Hello friends, I am Dr. Tanu Jahan, Assistant Professor and Ayurveda Gynecologist and Obstetrician. आज की इस वीडियो में हम वाइट डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे, जिसको हम श्वेत बदर भी बोलते हैं, लिकोरिया भी बोलते हैं और सफ़ेद पानी आना भी बोलते हैं। महिलाओं में वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, क्यों होता है, क्या जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो नॉर्मल भी हो सकता है, कब वेजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल होता है, उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, और अगर आपको लाइफ में कभी इन्फेक्शन हुआ है तो वो फिर से ना हो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो क्या होता है। तो वेजाइनल डिस्चार्ज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज एक पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है, एक चिपचिपा म्यूकोइड पदार्थ है जो वेजाइना में से एक्सपेल्ड आउट होता है। इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण मोस्टली पानी से, म्यूकस से और वेजाइना एंड सर्विक्स में कुछ सेल से जो एक्सपेल्ड आउट होते हैं उन सेल से इसका फॉर्मेशन होता है। और कुछ बैक्टीरिया जो नॉर्मली वेजाइना में प्रेजेंट होते हैं, जिसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं, जो वेजाइना में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो वेजाइना के नॉर्मल फ्लोरा को मेंटेन करते हैं, वेजाइना की हेल्थ को मेंटेन करते हैं, वहाँ की इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं और वेजाइना की पीएच को मेंटेन रखते हैं। इसलिए वेजाइना में कुछ हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेकेंड क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी हो सकता है। तो जी हाँ, वेजाइनल डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है। कुछ अमाउंट का वेजाइनल डिस्चार्ज पीरियड्स के कुछ खास दिनों में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह वेजाइना को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ के वेजाइना के पीएच को मेंटेन करता है, वहाँ की इम्यूनिटी को बूस्ट अप रखता है, वहाँ की फ्लोरा को हेल्प मेंटेन रखता है। तो इसलिए पीरियड्स के कुछ खास दिनों में डिस्चार्ज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि क्या वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी हो सकता है। तो जी हाँ, वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी हो सकता है। कुछ अमाउंट का वेजाइनल डिस्चार्ज 2 to 5 ml का डिस्चार्ज नॉर्मल भी हो सकता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, वाइट इन कलर होता है, वाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है, जिसका गम जैसा होता है और जिसमें से कोई स्मेल नहीं आती है, किसी भी टाइप की कोई बदबू नहीं है, स्मेल नहीं है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट पे वेजाइना में कोई ईचिंग नहीं होती है, कोई रेडनेस नहीं है, कोई जलन नहीं है, ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं आता है। तो उस डिस्चार्ज को हम नॉर्मल डिस्चार्ज कहते हैं। नॉर्मल डिस्चार्ज टाइम के अकॉर्डिंग हर लेडी में, लेडी टू लेडी भी वेरी करता है। कुछ समय पे मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम पे या एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, जब एग रिलीज होता है उस टाइम पे, या जब कोई लेडीज़ पिल्स ले रही होती हैं, गर्भ निरोधक गोली, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन पिल्स ले रही होती हैं, तो उस टाइम पे भी जो डिस्चार्ज होता है, जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, वो थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा होता है। वो होता तो नॉर्मल है, नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, बट उसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी बढ़ के आती है, थोड़ा ज़्यादा आता है। तो कभी कभी जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो भी क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, तो उसको कभी भी एबनॉर्मल नहीं समझना चाहिए। कभी नॉर्मल डिस्चार्ज भी ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल कब होता है। तो वेजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल तब होता है जब इनमें से कोई भी सिम्टम्स या कोई भी कंडीशंस आप में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि जब आपको नीचे के हिस्से में वेजाइना के चारों तरफ अगर आपको खुजली दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा जलन, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा ईचिंग है, वहाँ पे दाने दिखाई दे रहे हैं, या आपको वहाँ पे कोई अजीब तरह की स्मेल फील होती है या फाउल स्मेल आती है, और अगर बहुत ज़्यादा उसमें बदबू आती है, तो उस डिस्चार्ज को एबनॉर्मल समझना चाहिए। या जो डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, जो डिस्चार्ज है वो
दही की तरह गाढ़ा हो गया है, कर्डी डिस्चार्ज हो रहा है, या बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, टूथपेस्ट की तरह गाढ़ा थिक डिस्चार्ज हो रहा है, या उसमें से झाग दिखाई देते हैं, या उसके कलर में कुछ ऑल्ट्रेशन आया है, पहले वो ट्रांसपेरेंट होता है, अब वो अगर आपको ग्रीनिश कलर का दिखाई देता है या ब्राउनिश कलर का दिखाई दे रहा है, या रेड कलर का डिस्चार्ज होता है, या येलोइश डिस्चार्ज होता है, या डर्टी वाइट कलर का दिखाई देता है, तो उसको डेफिनेटली एबनॉर्मल डिस्चार्ज कहते हैं। जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो स्पेसिफिक डेज में ही दिखाई देता है, जैसे पीरियड्स के जस्ट पहले और ओवुलेशन के टाइम पे आपको डिस्चार्ज दिखाई देता है, जो कि नॉर्मल होता है। बट अगर आपको पूरे महीने डिस्चार्ज दिखाई देता है या 15-20 डेज कंटिन्यूस आपको डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो डेफिनेटली एक एबनॉर्मल साइन है, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कितने दिन तक आपका डिस्चार्ज चलता है। आपको इतना डिस्चार्ज होता है कि आपके जो पैंटी लाइनर है या अंडर गारमेंट्स हैं उस पर स्टेन आ जाता है, वो वेट हो जाती हैं, उसको फ्रिक्वेंटली आपको उसको चेंज करने की नीड होती है, तो ये डेफिनेटली एक एबनॉर्मल साइन है, एबनॉर्मल है। या डिस्चार्ज के साथ साथ अगर आपको पेन भी रहता है, पेन भी हो रहा है, और इंटरकोर्स के बाद में अगर आपको जलन होती है, या आपके हस्बैंड को भी ऐसे कोई सिम्टम्स अपीयर्स होते हैं, आपके हस्बैंड को भी इंटरकोर्स के बाद उनके प्राइवेट पार्ट पे कोई जलन होती है, या वहाँ पे दाने हो गए हैं, या कट लग जाता है, या वहाँ से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो डेफिनेटली ये एक एबनॉर्मल साइन है। और डिस्चार्ज के साथ साथ अगर आपको फीवर भी डेवलप हो रहा है, और बहुत ज़्यादा जलन खुजली हो रही है, या फिर आपके यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, बार बार आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है यूरिन में, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिचुरेशन बढ़ गया है, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो भी एक डेफिनेटली एबनॉर्मल साइन होता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। अब हम बात करते हैं कि एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं कि जिसकी वजह से जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है वो हो रहा है। सबसे पहले आता है इन्फेक्शन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर आपको कहीं पे भी इन्फेक्शन हुआ है, इधर वेजाइना में, सर्विक्स में, या गर्भाशय, यूट्रस में, कहीं पे भी अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो उससे भी आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है। Nowadays it is very common and normal कि पीरियड्स के टाइम पे अगर आप टैम्पून यूज़ करते हैं, या इंटरकोर्स के टाइम पे आप वेरियल मेथड यूज़ करते हैं, मीन्स कॉन्डम्स यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों की वजह से भी आपकी बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से भी आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है। या फिर आपने कोई न्यू प्रोडक्ट यूज़ किया है, या आपने अपना सोप चेंज किया है, या आपने वेजाइना की हाइजीन के लिए कोई न्यू प्रोडक्ट चेंज किया है, या केमिकल प्रोडक्ट यूज़ किया है, जिसकी वजह से भी जो डिस्चार्ज है, वेजाइनल डिस्चार्ज आपको दिखाई दे सकता है। कुछ भी आपने प्रोडक्ट यूज़ किया है अपनी वेजाइनल हेल्थ के लिए, तो वो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन आपको हो सकता है, जिससे वेजाइनल डिस्चार्ज आपको दिखाई दे सकता है। ये सारे रीजंस है वेजाइनल डिस्चार्ज के होने के, बट मोस्ट कॉमन कॉज है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से ही जो डिस्चार्ज दिखाई देता है। क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि क्या वेजाइनल डिस्चार्ज को हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं, घर पर ठीक कर सकते हैं? तो सारे वेजाइनल डिस्चार्ज एक जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कैसे भी टाइप का डिस्चार्ज हो रहा हो, उन सब की मेडिसिन एक ही होती है, ट्रीटमेंट सबका सेम होता है। सभी एबनॉर्मल डिस्चार्ज का लाइन ऑफ मैनेजमेंट एक ही है कि हमने एक ही मेडिसिन खाई और हमारा जो डिस्चार्ज है वो ठीक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सारे जो भी वेजाइनल डिस्चार्ज हैं वो अलग अलग टाइप के डिस्चार्ज होते हैं। जैसे अभी हमने बात की, कलर भी अलग अलग होता है, नॉर्मल डिस्चार्ज अलग होता है और एबनॉर्मल डिस्चार्ज अलग होता है, कलर की ऑल्ट्रेशन भी होती है। तो अगर हम उसमें एक ही मेडिसिन खाएंगे
तो वो हमारा जो डिस्चार्ज है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ डिस्चार्ज फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, कुछ डिस्चार्ज हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो सारे डिस्चार्ज अलग अलग होते हैं। सब एबनॉर्मल डिस्चार्ज में एक ही मेडिसिन से अगर वो ठीक हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो अलग टाइप का डिस्चार्ज कॉज करता है। जो ईस्ट इन्फेक्शन होता है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, वो अलग टाइप का डिस्चार्ज कॉज करता है। कैंडिडा जो एक फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है एंड ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन होता है। कुछ हर्पीस की वजह से डिस्चार्ज होता है, कोई सिफिलिस की वजह से, कुछ क्लेमाइडियल इन्फेक्शन भी होते हैं। तो ये अलग अलग बैक्टीरिया हैं। कभी कभी ये अलग अलग डिस्चार्ज कॉज करते हैं और कभी कभी ये सब एक साथ मिक्स होकर भी डिस्चार्ज कॉज करते हैं। तो हर किसी की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है जो कि मॉइस्ट में वेट अगर एरिया है तो उसमें ज़्यादा बढ़ता है, तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है और उस कंडीशन में आपने बैक्टीरिया को किल करने वाली मेडिसिन ली है, तो उसमें आपका जो इन्फेक्शन है वो कम नहीं होगा, इवन और बढ़ जाएगा। जो कंडीशन है वो और ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो आपको प्रॉपर एग्जामिन करेंगे, आपकी इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, पैप स्मीयर टेस्ट करेंगे, कल्चर टेस्ट करेंगे या हाई वेजाइनल स्वैब टेस्ट करेंगे, जिससे पता चल जाता है कि जो इन्फेक्शन है वो कहाँ तक एक्सटेंड किया है, कि उसकी जो ग्रोथ है वो वेजाइना तक है या वो ऊपर और फ्लेयर अप हो गया है, सर्विक्स तक आ गया है या यूट्रस में आ गया है, यूट्रस तक हो गया है। तो फिर इन फ्यूचर पीआईडी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसकी वजह से आगे इनफर्टिलिटी होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन टेस्ट से हम रूल आउट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट अलग होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर आपके पार्टनर को भी कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं या आपके साथ इंटरकोर्स करने के बाद भी उनके प्राइवेट एरिया पे उनको भी कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उनको कोई जलन होती है वहाँ पे, या कोई रेडनेस दिखाई देती है, या कट वहाँ पे उनके प्राइवेट एरिया पे कट लग गया है, या कोई डिस्चार्ज दिखाई देता है, या वहाँ पे कोई दाने हो गए हैं, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप कपल में दोनों को ही ट्रीट करें। क्योंकि अगर आप किसी एक को ट्रीट करेंगे, फीमेल को ही ट्रीट करेंगे, तो अगेन इंटरकोर्स के बाद जो इन्फेक्शन की जो चेन है वो अगेन ट्रांसफ़र होता रहेगा, ट्रांसमिशन इन्फेक्शन का एक से दूसरे में चलता रहेगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप दोनों कपल को ही ट्रीट करें, किसी एक कपल को ट्रीट ना करें, दोनों ही कपल को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई है कि जो वेजाइना डिस्चार्ज है वो नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज के कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ये सब को हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगी जिसको आप अपने नॉर्मल रूटीन में ज़रूर फॉलो कीजिए, तो जो आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज से प्रिवेंट करेगा। आपको अगर पहले भी ये डिस्चार्ज हुआ है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आपको पहले भी रही है, ये इन्फेक्शन अगर आपको पहले रहा है, तो आपको ये टिप ज़रूर फॉलो करनी चाहिए सो दैट ये इन्फेक्शन, ये जो डिस्चार्ज है आपको फिर से ना हो। तो फर्स्ट टिप, अगर आपको अपनी वेजाइना को वॉश करने की आदत है, अगर आप दिन में 3-4 बार अपनी वेजाइना को वॉश करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, डूशिंग करने की आपको आदत है, तो उसको आप तुरंत स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि अगर आप डीप अपनी वेजाइना को अंदर से वॉश करते हैं, तो जो वेजाइना में जो नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो वेजाइना की पीएच को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, वेजाइना की पीएच को
मेंटेन करते हैं, वहाँ के नॉर्मल फ्लोरा को मेंटेन करते हैं, वेजाइना की हेल्थ को मेंटेन करते हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो क्या होता है, तो जो एबनॉर्मल बैक्टीरिया हैं वो वेजाइना को बहुत ज़्यादा प्रोन बना देते हैं, सस्पेक्टेड बना देते हैं इन्फेक्शन की ग्रो के लिए। एबनॉर्मल, जब हेल्दी बैक्टीरिया वहाँ से निकल जाता है तो एबनॉर्मल बैक्टीरिया बहुत ईजिली वहाँ पे ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ से एबनॉर्मल डिस्चार्ज दिखाई देता है। इसलिए आपको दिन में 1 या 2 बार ही अपने वेजाइना को क्लीन करना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको वेजाइना को क्लीन नहीं करना चाहिए। 1 या 2 बार इस मैक्सिमम एंड सफिशिएंट है वेजाइना को क्लीन करने के लिए। जब भी आप अपनी वेजाइना क्लीन करते हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वेजाइना को क्लीन करने की जो टाल है वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए, उसको आप सेपरेट रखें और वो कॉटन की होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, उसी से ही आप अपनी वेजाइना को क्लीन करें। वेजाइना को क्लीन करने के लिए आप टॉयलेट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो फाइबर्स वाली नहीं होनी चाहिए, नॉन सेंटेड होनी चाहिए। उसमें कोई भी परफ्यूम या सेंटेड पेपर नहीं होने चाहिए। नॉन सेंटेड वाइप्स ही आपको यूज़ करने हैं। वेजाइना को क्लीन करने के लिए आपको टिश्यू पेपर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि टिश्यू के जो फाइबर्स है वो वहीं चिपके रह जाते हैं, वहीं पे रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए टिश्यू पेपर आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। आर्टिफिशियल वॉशेस को अवॉइड करना है, जैसे कोई लोग डेटॉल से अपनी वेजाइना को क्लीन करते हैं या सेवलॉन से वेजाइना को क्लीन करते हैं, या सोप वाटर से या केमिकल प्रोडक्ट से वेजाइना को क्लीन करते हैं। तो वो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वेजाइना की जो हाइजीन है, वेजाइना हाइजीन के चक्कर में वो ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जिससे जो वेजाइना की हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वहाँ की जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वेजाइना बिल्कुल ड्राई हो जाती है, उसमें लुब्रिकेशन नहीं रहता। और वेजाइना का लुब्रिकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए, इसलिए केमिकल प्रोडक्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। क्लीन या ड्राई करने का जो पैटर्न है वो भी आगे से पीछे की तरफ ही होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप वेजाइना को क्लीन करते हैं, उसको वॉश करते हैं या ड्राई करते हैं, तो उसका जो पैटर्न है वो आगे से पीछे की तरफ होना चाहिए, मीन्स फ्रंट टू बैक। कभी भी बैक टू फ्रंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनस के सराउंडिंग, एनस के आसपास के जो बैक्टीरिया होते हैं, जब आप पीछे से आगे की तरफ क्लीन करेंगे तो जो एनस के आसपास के जो बैक्टीरिया हैं वो आगे वेजाइनल एरिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वहाँ आगे की तरफ आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, वेजाइना में इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वेजाइनल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से भी एब्नॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। वेजाइनल इन्फेक्शन होगा, वेजाइनल इन्फेक्शन से यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, बार बार यूरिन जाना, बर्निंग मिचुरेशन होना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिचुरेशन बढ़ना, ये सब भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, आपको कोई भी स्प्रे, केमिकल स्प्रे, पाउडर अपनी वेजाइना में बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, कोई परफ्यूम वेजाइना में यूज़ नहीं करना है। जो नॉन सेंटेड साबुन, सोप या नॉन परफ्यूम्ड जो सोप होते हैं वो ही यूज़ करना है। परफ्यूम वाले, सेंटेड वाले साबुन कोई या वॉश कोई भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपको अपनी वेजाइना को वॉश करना है तो सिर्फ आप गर्म पानी, वार्म वाटर से ही आपको अपनी वेजाइना क्लीन करनी है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी यूज़ नहीं करना है, लूक वार्म वाटर ही आपको यूज़ करना है। जितने भी परफ्यूम प्रोडक्ट होते हैं या कुछ सैनिटरी नैपकिन्स, पैड ऐसे होते हैं जिसमें से कुछ खुशबू आती है, तो वो वाले पैड भी आपको यूज़ नहीं करने हैं, उनको भी आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट, जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं तो उससे पहले और बाद में आपको अपनी वेजाइना को क्लीन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी आदत है, ये बहुत अच्छी हैबिट है जो कि वेजाइनल इन्फेक्शन एंड यूरिन इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी अपनी वेजाइना को वॉश करते हैं तो उसके बाद उसको बिल्कुल ड्राई रखना है, वो बिल्कुल वेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वेट रहेगी तो वहाँ पे अगेन फंगल इन्फेक्शन ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको अपनी वेजाइना को बिल्कुल ड्राई रखना है। इसके अलावा जब भी आपको पीरियड्स आते हैं
तो पीरियड्स के टाइम पे आपको अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पीरियड्स के टाइम पे आपको एवरी 3 और 4 आवर्स के बीच में आपको पैड को चेंज करना है, आपको प्रीवियस पैड को डिस्पोज करना है और फ्रेश पैड यूज़ करना है। 3 घंटे बाद आपको अपना पैड चेंज करना है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, जिससे क्या होता है अगर थोड़ा भी अमाउंट नॉर्मल लास्ट के डेज में क्या करते हैं कि पूरे दिन 1 या 2 पैड ही आप यूज़ करते हैं, तो उसी में थोड़ा, क्योंकि जो लास्ट के डेज में जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्कैंटी हो जाती है, बहुत कम होती है। तो अगर आप उस पैड को चेंज नहीं करेंगे, एक ही पैड पूरे दिन यूज़ करेंगे, तो थोड़ा भी अमाउंट या ब्लीडिंग अगर वहाँ पे रहती है तो वो बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है। उसी अमाउंट से जो ब्लीडिंग है उससे बैक्टीरिया बहुत अच्छा ग्रो करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, एब्नॉर्मल डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है। तो इसलिए हर 3 से 4 घंटे में आपको अपना पैड चेंज करना है, फ्रेश पैड यूज़ करना है। आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और अगर आपको अपनी वेजाइना को वॉश करना है तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बिल्कुल वॉश नहीं करना है, गुनगुने पानी से ही आप अपनी वेजाइना को वॉश करें। और आप किस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, आपको कॉटन पैंटी ही यूज़ करनी है, साटन पैंटी या कोई और पैंटी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, कॉटन की पैंटी ही आपको यूज़ करनी है। नेक्स्ट, आपको विटामिन सी का कंज्यूम डेली करना है। सिट्रस फूड, कर्ड का आपको सेवन करना है। ये क्या होते हैं, सिट्रस फूड होते हैं जो वेजाइना की पीएच को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेजाइना की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको विटामिन सी डेली लेनी है, कर्ड का सेवन डेली करना है। नारियल पानी का इंटेक आपको करना ही करना है। डेली आपको पानी बहुत अच्छा पीना है, 4 to 5 लीटर पानी आपको कंज्यूम करना है। फ्रूट्स आपको अच्छे खाने हैं, फ्रूट्स का सेवन आप करिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में डिस्कस किया कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है, इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस सब के बारे में आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।